आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस उस तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं जो सीयूटी में मेंशन है, यानी सीयूटी के साइट से, जो एनटीए का साइट है वहां से हमने सीयूटी का सिलेबस लिया हुआ है। आप देखें कि क्या आ रहा है सीयूटी के पेपर में। जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके अंदर आपसे किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जाने हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। आप सभी के 12th में दो बुक्स हैं, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां से टोटली सिलेबस पूछा जाएगा। इससे एक्स्ट्रा क्या पूछने वाले हैं उन टॉपिक के भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा पहला जो यूनिट है जो सीयूटी के सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स का जो कोड है आपको पता है 309 इकोनॉमिक्स का कोड है। ये एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इसके द्वारा ये कोड दिया गया 309 इकोनॉमिक्स का कोड है। ये 309 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। ये टॉपिक और कंज्यूमर बिहेवियर, ये दो टॉपिक आप देख पा रहे हैं। ये 12th के सिलेबस से नहीं है, 12th के सिलेबस से नहीं है, यानी ये 11th की बुक जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, वहां से दो टॉपिक आ रहे हैं। तो आपको 11th का भी ये दोनों टॉपिक कवर करना पड़ेगा और हम आपको ये कराएंगे, चिंता ना कीजिए। आगे देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आने वाला है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक, क्या होता है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप पता है 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। सेंट्रल क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। अगला देखें, अगला यूनिट जो सेकंड यूनिट है आपका, नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड जो अगला यूनिट 11th क्लास का ही है। इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और हम जो है अटेनमेंट कैसे कर सकते हैं इक्विलिब्रियम का, यानी हमें उपभोक्ता की नजर से देखें तो हमें संतुलन कब मिलने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके 2 अप्रोचेस यहाँ पे दे रखे हैं, 1 कम्युनिटी एंड 2 कम्युनिटी। हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं, 1 कम्युनिटी क्या होता है, 2 कम्युनिटी क्या होता है। दोनों में ही आपको बताएंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता कैसे संतुलन प्राप्त करता है, और अगर उपभोक्ता संतुलन में नहीं है तो कैसे संतुलन में आएगा, ये भी पढ़ने वाले हैं इसी में। आगे क्या पढ़ने वाले हैं देखिए ध्यान से, डिमांड के बारे में। डिमांड के बारे में टोटली डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड जो है शिफ्टिंग, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिमांड में मांग की कीमत लोच कैसे डिसाइड होती है, इसके ऊपर हम सवाल भी करने वाले हैं। परसेंटेज के ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एंड ज्योमेट्रिक मेथड से भी हम ये डिसाइड करेंगे कि इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो ये आपको डिस्क्राइब सिलेबस ये पूरा कवर कराया जाएगा। आगे देखें, ये आपका नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट, रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम जो 12th क्लास का सिलेबस है, आप सबको पता है, आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का सिलेबस। नेशनल इनकम क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम यानी जो बड़े इश्यूज हैं, जो नेशनल रिलेटेड इशू है, या आप सभी के रोजगार से संबंधित इशू है, बैंकिंग से संबंधित इशू है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड इशू है, वो सभी चीजें नेशनल लेवल की इश्यूज हैं और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक सीयूटी के सिलेबस में आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग आने वाली, भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है इसको जानेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ये पूरे डिटेल्स में जानेंगे। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत डिटेल्स में इसको अध्ययन करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, गारंटी है कभी नहीं भूलने वाले इसको। द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करेंगे, 3 मेथड्स आप सभी जानते हैं, 3 मेथड्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को ऐड नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया जो है चार्ट बना हुआ है, उसको आप सभी को
दिखाया जाएगा और आप बहुत इजीली देख लेंगे कि किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना है, या नेशनल इनकम कैसे निकालना है, ये आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। इस तरह से पढ़ाया जाएगा। आगे देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करने वाले हैं उसको जानेंगे हम। एग्रीगेट डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, भाई समग्र मांग क्या होती है, टोटल डिमांड कितनी होती है। एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एंड देयर कंपोनेंट, उनके कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसको जानेंगे। यानी कि हम एडी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एएस इज इक्वल टू वाई, वाई में जो है क्या क्या कंपोनेंट होता है। एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्यों करते हो भाई, खाने के लिए करोगे, और क्यों करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए करोगे। तो सी इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये इसके कंपोनेंट है। हम जो कंपोनेंट अध्ययन करेंगे वो 2 स्तर पे करेंगे, ठीक है। आगे भी होता है पर हम 2 स्तर पे करेंगे। 3 स्तर का भी होता है भाई, गवर्नमेंट को ऐड कर दो। 4 स्तर पे भी होता है, बाहर का जो आउटर, जो देश से बाहर की जो चीजें हैं उनको ऐड कर लो, ठीक है। विदेशी मामलों को ऐड कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो 4 क्षेत्रीय भी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की गई है। तो हम 2 सेक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एमपीसी के बारे में और एपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। एमपीसी और एपीसी, ठीक है, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एमपीसी क्या होता है और एपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है और एपीएस क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एमपीसी, एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट, एंड एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, एपीसी के बारे में पढ़ेंगे और एपीएस के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 चीजें डिटेल्स में जानेंगे। और क्या है, द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुली एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा है नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, बिना इच्छा के, यानी हमारी इच्छा जो है नहीं है। अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट है, एक काम ढूंढ रहा है उसको काम नहीं मिला, उसे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और फुल्ली एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, हम ये जानेंगे कि फुल्ली एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सभी को इनकम मिली है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिली है, यानी सभी लोग काम पे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब नहीं है, कुछ लोग इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल। जैसा आपको बताया कि 2 सेक्टर मॉडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है। यानी कि 2 सेक्टर मॉडल जिसमें जो है सी और आई का जिक्र होगा और सी और एस का जिक्र होने वाला है। इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, संतुलन में ला सकते हैं। यानी जीडीपी संतुलन की बात होगी यहाँ पे कि जीडीपी संतुलन कैसे होगी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम। इन्वेस्टमेंट यानी कि आप सभी को पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कुछ इन्वेस्ट करा, कुछ निवेश करा, उसके कारण आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। थोड़ा सा निवेश करने के कारण आय में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, निवेश गुणक कहते हैं इसे, कि थोड़ा सा इनकम में, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने के कारण वो ज्यादा मल्टीप्लायर होके इनकम में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी कर देता है। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस एंड डेफिसिट डिमांड, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मतलब ज्यादा और डेफिसिट मतलब कम, यानी कि प्रॉब्लम है कई बार ज्यादा डिमांड हो जाती है अर्थव्यवस्था में, तो कई बार डेफिसिट हो जाती है यानी कम डिमांड हो जाती है। तो ज्यादा कब हो जाती है, कम कब हो जाती है, उसको जानेंगे क्या कारण है इसके और उसको ठीक कैसे करेंगे। और अगर ज्यादा हो गई है और कम हो गई है तो अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, उसको जानेंगे। न्यून मांग और अधिक मांग इसको जानने वाले हैं, इसके कारण क्या होता है उसको जानेंगे। और मेजर टू
करेक्ट एक्सिस एंड डेफिसिट डिमांड, यानी वो कौन से तरीके हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। नॉर्मली दो तरीकों का यहाँ पे जिक्र है, द एबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड चेंज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि क्रेडिट के जरिए कैसे अलग कर सकते हैं, CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इसके जरिए कैसे कर सकते हैं, और जो है चेंज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार खर्चा बढ़ा दे या कम कर दे, सरकारी व्यय में बढ़ोतरी हो जाए या कमी आ जाए, वो कैसे एक्सिस और डेफिसिट को कंट्रोल कर सकता है उसको हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5th यूनिट है हमारा मनी एंड बैंकिंग, जो CUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है 5th यूनिट। मनी क्या होता है, इवोल्यूशन फंक्शन क्या है इसके, उसको जानेंगे, एंड द सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन है उसको जानेंगे कि सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या है, क्या क्या कार्य करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्या मीनिंग होता है, क्या क्या कार्य हैं, ये तीनों टॉपिक्स आप में डिस्क्राइब हो रखा है मनी एंड बैंकिंग में, जिसको हम जानने वाले हैं। आगे बात करें, 6ठा यूनिट जो है CUT के सिलेबस में जो दिया गया है उसमें देखें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट उसका मीनिंग क्या है, उसके कितने कंपोनेंट हैं, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट, खर्च कितना हो रहा है, प्राप्तियां कहां से आ रही है, दो मेन कंपोनेंट कहलाते हैं भाई, ठीक है, रिसिप्ट्स कहां से आ रही है और एक्सपेंडिचर कहां से हो रहा है। तो गवर्नमेंट बजट दो लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, सेंट्रल लेवल पे कैसे बजट जो है पास होता है, कब पास होता है, स्टेट लेवल पे कैसे वर्क करता है, इसको अभी हम जानेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट की, क्यों गवर्नमेंट बजट आता है, गवर्नमेंट बजट क्या कर सकता है, इसको हम जानेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन रिसिप्ट यानी जो प्राप्तियां हैं हमारी वो किस में आएगी, या तो रेवेन्यू में आएगा या कैपिटल्स में आएगा, तो प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां होंगी या पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, उसको जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को जानेंगे कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, यानी जो खर्च कर रहे हैं हम कहाँ कर रहे हैं, रेवेन्यू पे खर्च कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं, पूंजी पे खर्च कर रहे हैं। प्लान क्या होता है, नॉन प्लान करते हैं, कुछ खर्चा हम प्लान करके करते हैं, कुछ खर्चा नॉन प्लान होता है, कई बार इमरजेंसी आ जाती है तो देश में नॉन प्लान खर्चा करना पड़ता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, कुछ डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, कुछ नॉन डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ता है। तो कौन सी चीजें हैं जहां डेवलपमेंट पे खर्चा होगा, नॉन डेवलपमेंट खर्चा होगा, ये सभी चीजें हम जानेंगे। और क्या जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं द बैलेंस बजट, संतुलित बजट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सरप्लस बजट क्या होता है और डेफिसिट बजट क्या होता है, जिसे घाटे का बजट कहा जाता है। तो घाटे का बजट क्या होता है इसको जानेंगे, उसके मीनिंग्स जानेंगे, इम्प्लीकेशंस जानेंगे कि भाई ऐसा होता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या उसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यानी राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है, फॉसल घाटा डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, यानी कि राजकोषीय और जो तुम्हारी प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इनको जानेंगे, इनके प्रॉब्लम्स, इनके फीचर्स के बारे में, और इसको कैसे ठीक किया जाएगा उस पे भी हमारी चर्चा होगी, यानी इसके मीनिंग्स क्या होने वाले हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, एंड मेजर टू कंट्रोल डिफरेंट डेफिसिट, यानी तीनों डेफिसिट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको हम जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा 6ठा यूनिट था, आपको लग रहा है बड़ा लेकिन इतना बड़ा नहीं है ये। आगे देखें द बैलेंस पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट आप सभी जानते हैं कि मान लो कि हमारे पास जो पैसे हैं जैसे कि रुपए है, अब आप जानते हैं कि $1 लेने के लिए कितने रुपए जो है देने पड़ते हैं, और आज देखेंगे तो कुछ और हो, कल देखेंगे कुछ और होगा, थोड़ा सा पैसे में कुछ पैसों में फर्क देखने को मिल जाता है। डेली एक्सचेंज चेंज कैसे होता है, क्या लॉजिक है चेंज करने का, भाई कैसे हो जाता है डेली चेंज, अपने आप चेंज कैसे हो जाता है, तो अपने आप नहीं होगा, क्या रीजन है उसके पीछे उसको जानेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज रेट द फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, अभी क्या चल रहा है, फ्लेक्सिबल चल रहा है, तुम देखो कभी भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, फिक्स का मतलब एक फिक्स कर दिया गया था, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होता है ये, ठीक है, उन दोनों के बारे में पता करेंगे कि भाई फिक्स क्या होता है और फ्लेक्सिबल क्या होता है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स, यानी दोनों के मेरिट्स पढ़ेंगे, भाई फिक्स है तो उसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स क्या है, या फ्लेक्सिबल है तो भाई सभी चीजों के दोनों चीजें होती हैं, यानी कि मेरिट्स भी होता है, डीमेरिट्स में तो कोई भी चीज होगा तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो चलिए
देखते हैं आगे, द डेटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो अभी चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, डिमांड और सप्लाई के जरिए हो रही हैं। तो पढ़ेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट का डेटर्मिनेशन करता है। एक्सचेंज रेट समझ पा रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट यानी कि एक्सचेंज करना, विदेशी जो करेंसीज है वो कैसे एक्सचेंज होती हैं, किस रेट पे एक्सचेंज होती है, उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। उसको डिटेल्स में जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे, मीनिंग और इसके कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं भाई, ये अगला चैप्टर आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट, इसके दोनों कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ए ब्रीफ एनालाइज ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशू, यानी कि अभी के दौरान जो है जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके क्या इशूज हैं उसको हम जानेंगे, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी के जो एक्सचेंज रेट है उसके क्या क्या इशूज हैं उसको हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। आगे क्या जानने वाले हैं, अब ये आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, यहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा बुक कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा बुक आ रहा है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसका आपने देखा कि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 यूनिट आ रहा है, वो दोनों यूनिट भी हमने चर्चा की। अब बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं भाई, सीयूटी के सिलेबस में वो कौन से टॉपिक है। तो ये 8वें यूनिट के नाम से सीयूटी में मेंशन है इस टॉपिक को। देखें 8वें यूनिट में क्या दिया गया है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हमारा 1947 से 1999 तक, ठीक है, 90 तक कैसा रहा है, यानी 1990 तक हमने जो है कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई है जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चला है, उसको एनालाइज करेंगे और उन पॉलिसीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी में मेंशन है द इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि 1991 के बाद जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और हम क्या लेके आए थे, एलपीजी लेकर आए थे, उसके बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो एलपीजी आया उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके डीमेरिट्स भी कहीं ना कहीं है, उसको भी चर्चा करेंगे। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द वे ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट के समय हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान चले हमारे देश में जो सोवियत संघ से लिए गए थे, उसको जानेंगे कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे, कब से स्टार्ट हुए, अभी तक कितने चले हैं और उसके कॉमन गोल्स जो सिलेबस में मेंशन है वो कॉमन गोल्स हैं। कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, कुछ प्लान स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिसे स्पेसिफिक गोल्स कहा जाता है। तो स्पेसिफिक जो गोल्स हैं वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, उसकी भी चर्चा करेंगे कि एक स्पेसिफिक जो पहली पंचवर्षीय योजना चले उसके क्या गोल्स है, या दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, उस तब की क्या क्या गोल्स है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली, उसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे और कॉमन गोल पे हमारा मेन फोकस होगा। और क्या पढ़ने वाले हैं, द मेन फीचर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जानेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल एसेप्ट से पढ़ेंगे और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी हमारी कैसी है उसको पढ़ेंगे। इन टोटल एग्रीकल्चर के बारे में 1990 तक क्या हमारी प्लानिंग रही है उसको जानेंगे। आगे हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखें तो आईपीआर, आईपीआर जानते हैं, आईपीआर क्या होता है, इंडस्ट्री, आई से इंडस्ट्री, पी से पॉलिसी, आर से रिजोल्यूशन। जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन आया आईपीआर 1956, इस नीति के तहत हमने कैसी, इस पॉलिसी के तहत हमारी जो है जो औद्योगिक नीति थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें क्या सुधार किया गया, किस तरह का नीति बनाया गया और हमारे घरेलू जो उद्योग थे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसको किस तरह से संरक्षण प्रदान किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, उसको हम जानेंगे और पूरी पॉलिसी का एनालाइज करेंगे डीमेरिट्स और मेरिट्स के फॉर्म में। आगे हम एसएसआई के बारे में पढ़ेंगे। एसएसआई क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, जिसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो छोटे लेवल पे उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मोदी जी अभी इसमें काफी सुधार कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, और कोविड के बाद तो इसका काफी महत्व बढ़ गया है और सभी लोगों ने अपना स्टार्टअप करना शुरू कर दिया है। द रोल एंड इंपॉर्टेंस, इसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस, पता है सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं मिल रहा है तो यहीं से मिल रहा है, तो इसको हम जानेंगे। एंड द फॉरेन ट्रेड,
ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या है उसको जानेंगे कि हम जो है 1947 से 1990 के बीच में हमारी फॉरेन ट्रेड कैसा रहा, हमने विदेशों से व्यापार कितना किया। आपको पता है कि ज्यादा कुछ व्यापार तो हुआ नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी कैसी थी, हमारी पॉलिसी थी अपने घरेलू उद्योग का संरक्षण करना और बाहर से कंपनियों को आने पर रोक लगाना, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, जो घरेलू उद्योग है उनका विकास हो सके। इसके क्या क्या घाटे रहे, बहुत सारे घाटे थे इसके, ठीक है, डीमेरिट्स बहुत सारे थे, उसको हम चर्चा करेंगे आगे। द करेंट चैलेंजिंग फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अभी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंज को फेस कर रही है। ये आपका नौवां, ये आपका जो है 8वें के बाद ये आपका 9वां यूनिट है, जो करंट चैलेंजेस हैं, यानी अभी के समय में हमारी इकोनॉमी कौन कौन सी चैलेंज फेस करी। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। पॉवर्टी आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पॉवर्टी, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, देयर आर टू पॉवर्टी, ठीक है, जिसको एनालाइज करने के लिए हम दो तरीके से पढ़ते हैं पॉवर्टी को, एब्सोल्यूट पढ़ते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से दो तरह से एनालाइज करते हैं पॉवर्टी को। आर द मेन प्रोग्राम ऑफ द पॉवर्टी एवोल्यूशन, यानी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे देश में चले हैं पॉवर्टी को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको पढ़ेंगे। मनरेगा, आपको पता है मनरेगा उसमें से एक प्रोग्राम था, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है, तो इसको भी देखेंगे। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए वो कौन कौन से थे और उसका एनालाइज करेंगे। द क्रिटिकल असेसमेंट पढ़ेंगे। क्रिटिकल असेसमेंट मतलब कि उसका इस तरह से एनालाइज करेंगे कहां तक वो सफल रहा, उसकी आलोचना भी करेंगे साथ ही साथ। आगे है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। इंसान एक कैपिटल है, हम एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है, एक पढ़ा लिखा इंसान है वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है, एक हेल्थी इंसान है वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनते हैं, तो हाउ मैनी पीपल बिकम रिसोर्सेज, कैसे जो है बहुत सारे लोग जो है रिसोर्स बनते हैं, उसको पढ़ेंगे। द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का क्या योगदान है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो पूरा का पूरा ह्यूमन के जरिए कंट्रोल होता है। अगर हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा है और अगर बात करें तो बहुत एजुकेटेड है, तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के विकास में। तो इसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी सरकार द्वारा चलाई गई है इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और क्या जानने वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है आप जानेंगे। रूरल डेवलपमेंट बताएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे किया जाएगा, उनके इश्यूज क्या है, मेन इश्यूज पता है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग का है। उनको जल्दी से एक साख, यानी क्रेडिट मतलब उनको लोन जल्दी से नहीं मिल पाता है, लोन के उनके बहुत प्रॉब्लम होती है, पता है, साहूकार होते हैं गांव में जो है लेते हैं और उसके कारण उनको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, ब्याज की दरें काफी ज्यादा होती है, उनका शोषण होता है वहां पे। तो उसको पढ़ेंगे कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है। एंड द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं वहां पे, वो क्या रोल निभाते हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती ही ना की जाए, और भी बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर का, उसमें और चीजें भी इन्वॉल्व किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन हो गया, आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर जो मत्स्य पालन है, या फिर जानवरों को, अलग अलग जानवर जो पालतू जानवर है उनको पाला जाता है, मुर्गी पालन होता है, इस तरह से, या बागवानी आ जाएगा। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा सुधार किया जा सकता है। तो इसके क्या मेरिट्स, क्या डीमेरिट्स और कैसे सुधार किया जा रहा है वर्तमान में, उसको हम जानने वाले। और क्या जानने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि करंट जो है चैलेंजेस का, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और नेक्स्ट वन द एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा इशू आज का एम्प्लॉयमेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो खत्म ही हो रहे हैं लगभग। तो इतने सारे लोग जो है बेरोजगार हैं, तो उसको पढ़ेंगे। द ग्रोथ एंड चेंज द वर्क फोर्स पार्टिसिपेंट रेट इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दो सेक्टर मिल रहा है, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, दोनों में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ पे कम जा रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सरकार द्वारा जो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो,
इन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट लिए हुए हैं, चाहे फॉर्मल सेक्टर में है या इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनके लिए सरकार कई सारे पॉलिसीज भी बनाती है ताकि उनको एक मिनिमम वेज है वो मिल पाए। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। और क्या जानने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेन इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर करेगा वर्तमान समय में, क्योंकि आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा बेटर है तो हम बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। तो सोशल भी पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक, जैसा कि आपके सिलेबस देख पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है और इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स में हम दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक के बारे में भी और सोशल के बारे में भी, और केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। केस स्टडी यानी हेल्थ को लेकर द प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ क्रिटिकल असेसमेंट, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। हेल्थ आपका टॉपिक आ रहा है, हेल्थ आ रहा है। एक और था जो है इलेक्ट्रिसिटी भी था जो नहीं आ रहा सिलेबस में, तो हम सिर्फ हेल्थ पे अपना ध्यान देंगे। हेल्थ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यानी हेल्थ सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है वर्तमान समय में। आपने देखा भी कोविड-19 था तो हेल्थ के बारे में पता चल गया कि हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हेल्थ के प्रॉब्लम्स के बारे में एंड हेल्थ को लेकर अभी क्या क्या पॉलिसीज वर्तमान में बनी है और पहले बनी है, उन सभी का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, यानी वो कहां तक ठीक बनी है उसको जानने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कहीं पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है ये टॉपिक। सब जानते हैं भाई, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी जरूरत को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ी की जरूरत को भी पूरा करे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका इफेक्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग पे भी देखेंगे कि हमने जो डेवलपमेंट करा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही क्यों हो रही है। आज इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण हमें पता लग गया है कि हम आंख बंद करके विकास तो नहीं कर सकते। विकास तो ऐसा करो जो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ रही है भाई, एक इस तरह से विकास करो कि हमारी जरूरत कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसको हम जानेंगे। आपका 10वां यूनिट यानी लास्ट यूनिट बात करें तो यही है, 10th यूनिट है आप सभी का ये। इसमें बात करने वाले हैं द कंपैरिजन ऑफ नेबर्स, यानी कि हम जो विकास करे हैं उसका हम अपने आप को ही देख रहे थे भाई हम कितना विकास करें। हम कंपैरिजन भी तो करेंगे कि भाई कहाँ है, अपने पड़ोसियों के साथ देखा जाए तो हम कहाँ पे हैं, कितना आगे पहुंचे हैं। तो सिलेबस में आप सभी का इंडिया और पाकिस्तान, जो पता ही हमसे बहुत पीछे है, हर मामले में पीछे है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा बेइज्जती होने वाली है कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता है, कंपैरिजन लायक तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे साथ कंपैरिजन करे, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल डूबी हुई इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल डूब गई है उसकी अर्थव्यवस्था। अभी बाढ़ भी आ रहा है तो बाढ़ में भी डूबी हुई है और अर्थव्यवस्था भी डूबी हुई है। तो हम सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एनालाइज करेंगे, उसके जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है उसका जो है हम देखेंगे कि कहां से कहां तक कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई है, उसको पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाला है, चाइना जो हमारा दूसरा दुश्मन, ठीक है, चाइना के बारे में, चाइना की इकोनॉमी कैसी है उसके बारे में जानने वाले हैं। और इशू, किन इशू पे बात करेंगे इनके साथ जब हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, इन दो टॉपिक्स पे जब हम बात करने वाले हैं, इन दोनों के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए। किस क्राइटेरिया पे बात करें, तो इसके लिए क्राइटेरिया है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी दोनों का ग्रोथ कितना है, दोनों के वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, एंड सेक्टरल डेवलपमेंट कितना कितना हुआ है, यानी किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीयक में, ठीक है, तीनों में बात करेंगे, तीन सेक्टर्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है। एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और जो अगर जो है दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे
और कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कितना हुआ है। यानी कि अदर में आप सभी देखेंगे कि अदर में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो कैसी है, या हमारे यहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, जनसंख्या तो हमने इसमें देख ही लिया है, ठीक है। और भी चीजें, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, वो भी चीजें देखेंगे, स्वच्छता को देख लेंगे भाई कितना है, ये सभी चीजें हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के साथ। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस था। आप सभी जानते हैं कि ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और खास बात ये भी है कि 11th क्लास का भी आपका सिलेबस आ रहा है, तो 11th का भी रिवाइज करना है। तो सारा ही सिलेबस लेकर, और जल्द से जल्द कल से ही स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का सिलेबस, तो तैयार हो जाइए, ठीक है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयार हो जाइए कल से।